ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि 1 जुलाई को हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइव क्लास ली थी और एक ही लाइव क्लास में हम लोगों ने पूरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कवर किया था। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत से बच्चों को क्लासेस सही ढंग से दिखाई नहीं दी थी और वो अटेंड नहीं कर पाए थे। मे बी कुछ ने लीव कर दिया था। तो इन सब के चलते मैंने और कुछ बच्चों ने प्रॉमिस किया था कि सर आप एक लाइव क्लास के ज़रिए या रिकॉर्डेड क्लास के ज़रिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अलग से क्लास लीजिए, जिसमें हम लोग को पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कवर करने को मिल सके। तो उसी सब के मकसद से इस क्लास को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इस वीडियो को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें आपको सभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके BTUP के सिलेबस के हिसाब से वो सभी कवर करने की कोशिश की गई है और आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। तो लाइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास वैसे तो 1 जुलाई की है, बट रिकॉर्डेड क्लास आपको 3 जुलाई को ही मिलेगा। तो 3 जुलाई को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास आप लोग की 1 जुलाई को ले ली गई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। जैसा उस समय बताया गया था कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल के बनी गई है और हर पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ वेट्स होते हैं जो कि ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो सभी पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण नीचे अट्रैक्ट होते रहते हैं एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स के कारण, एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू। तो वो जितने भी पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। तो सभी को हम लोग एक साथ नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स ले लेते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स लेके और उसको हम लोग कवर अप कर देते हैं समेशन करके कि सभी पार्टिकल्स के जो भी वेट होते हैं या जो भी पैरेलल फोर्सेस निकल रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका एक समेशन निकाल देते हैं। तो उसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और जो पॉइंट जनरेट होता है जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि उस बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेट है, उसी को हम लोग उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो यहीं पे ये सब लिखा गया है, एज एवरी बॉडी इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सो मेनी पैरेलल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी, सो देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल पैरेलल फोर्सेस। जितने भी पैरेलल फोर्सेस निकल रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन के, ठीक है, इनका एक समेशन करके हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट कर देते हैं। द पॉइंट एट विच दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पॉइंट जो कि हम एज्यूम करते हैं कि पूरे फोर्स जितने भी पैरेलल फोर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो किसी एक पॉइंट के थ्रू ही होकर जा रहा होगा, और उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी का बोलते हैं कि उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं से होती है या वहीं पे होती है। देयरफॉर वी कैन डिफाइंड इट एज द पॉइंट एट विच टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई CG और सिंपली कैपिटल G। तो जिस पॉइंट के थ्रू वो रिजल्टेंट फोर्स जाता है या जिस पॉइंट के थ्रू वो रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होता है, उस पॉइंट को हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और ये एज्यूम करते हैं कि उस पूरे बॉडी का मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का समेशन, उन सब का जो वेट है उन सब के वेट्स को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है और उसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांस आ जाते हैं। जैसा कि पहला नोट्स आपको बताया गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इवन बॉडी हैज़ केप्ट इन एनी डायरेक्शन और एनी पोजीशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होती है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है, जिस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि पूरा वेट वहाँ पे कंसंट्रेट है, वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, भले ही बॉडी किसी भी डायरेक्शन या किसी भी पोजीशन पे रखी गई हो। सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ अनअफेक्टेड बाय डायरेक्शन एंड रिमेन इट एज ए सिंगल पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी की है वो डायरेक्शन के से इफ़ेक्ट नहीं करती है। ठीक है, बॉडी किसी भी पोजीशन पर रखी गई हो या किसी भी पोजीशन पे या किसी भी डायरेक्शन पर रखी गई, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ है वहीं पर रहेगी। ठीक है, मान लीजिए बॉडी वर्टिकली खड़ी थी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थी। हॉरिजॉन्टल अगर किसी इंक्लाइंड एंगल पर रखा जाएगा तो भी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर रहेगी।
या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रख दिया जाएगा तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर रहेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना पोजीशन नहीं चेंज करती है, भले ही बॉडी हमारी किसी भी पोजीशन या किसी भी डायरेक्शन पे रखी गई हो। नेक्स्ट जो फैक्ट था वो था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द बॉडी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बॉडी के शेप पे भी डिपेंड करती है। बॉडी का शेप मतलब बॉडी कैसी है, उसका शेप कैसा है, मतलब कि सर्कुलर है कि ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है, स्फेयर में आ गया तो स्फेयर है कि स्फेयर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है कि कोन है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है बॉडी की वो उसके बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन इनसाइड द बॉडी, इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो हमेशा किसी बॉडी के इनसाइड पे ही रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो बॉडी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो इसके, अगर ये लेंथ L है तो इसके L/2 पे होती है, x बार पे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल रही है वो हमेशा इनसाइड द बॉडी मिले, वो आउटसाइड द बॉडी मिल सकती है। तो ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पहला क्या कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डायरेक्शन एंड पोजीशन पे नहीं चेंज करती है। जो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उस बॉडी की जो पॉइंट है, बॉडी को किसी भी शेप में, किसी भी डायरेक्शन या किसी भी पोजीशन पे रख दिया जाए, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बॉडी की वो उसके शेप, बॉडी के शेप पे डिपेंड करती है। और यह ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के इनसाइड ही मिले, वो आउटसाइड भी मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट मेरा है जो टॉपिक वो सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने से पहले कुछ फैक्ट्स या कुछ की नोट्स हैं जो कि हमको मानने पड़ेंगे, जिसके कारण हम लोग सेंट्रॉयड के डेफिनेशन जनरेट करेंगे। तो पहला होता है कि इफ़ थिकनेस ऑफ एनी प्लेन, किसी भी प्लेन सरफेस की अगर थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल कर दें, मतलब उसको एज्यूम टू बी जीरो कर दें, देन मास ऑफ द बॉडी इज़ ऑल्सो एज्यूम टू बी जीरो या एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। बिकॉज इफ थिकनेस इज़ नॉट नोन द वॉल्यूम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर मास कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम होता है, और मास इज इक्वल्स टू हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर किसी भी बॉडी की थिकनेस जीरो है, मान लीजिए कोई बॉडी थी, उसकी थिकनेस हम लोग जीरो मान लिए हैं या नेग्लिजिबल मान लिए हैं, तो उसके मास पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके मास को भी हम लोग एज्यूम टू भी जीरो मान लेते हैं, जिस कारण उस बॉडी का वॉल्यूम हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मास जीरो हो जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम ईजिली कैलकुलेट करना नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण हम लोगों ने एक प्लेन सरफेस में जहाँ पे हम लोग मास यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम लोग अगर थिकनेस जीरो ले लिया गया है तो हम लोग जो भी फाइंड करेंगे वो उसका एरिया पे फोकस करेंगे कि उस प्लेन सरफेस का एरिया कितना है। तो वही चीज़ आगे लिखी गई है कि दैट्स वाई एनी प्लेन सरफेस इन प्लेस ऑफ मास वी यूज़ एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है, मास की जगह हम लोग को एरिया ऑफ प्लेन, उस प्लेन का एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। देयर फोर्स इट इज़ ऑलवेज अ फिक्स सेंटर ऑफ एनी एरिया, दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर्ड ऑफ दैट एरिया। अब हम लोग की थिकनेस जीरो है या थिकनेस नेग्लिजिबल मान लिए हैं, तो हम लोग जो भी कंसंट्रेट करेंगे उसके एरिया पे फोकस करेंगे, और उस एरिया पे जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है, वो उस एरिया, उस प्लेन सरफेस या उस एरिया ऑफ प्लेन सरफेस का सेंट्रॉयड माना जाता है। तो सेंट्रॉयड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट ऑफ एनी प्लेन सरफेस एट विच टोटल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इस पूरे प्लेन सरफेस का एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि उसका टोटल एरिया उस पॉइंट पे कंसंट्रेट है। ठीक है, और उसी को उसका सेंट्रॉयड मानते हैं। तो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बोलते हैं हम लोग कि उस एरिया, उस पॉइंट पे टोटल मास या टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज़ एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वहीं अगर सेंट्रॉयड की बात करेंगे तो उस प्लेन सरफेस का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल एरिया इज़ एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉयड ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड अगर बात की जाए तो इस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या तो सेंटर ऑफ, अब कोई बॉडी है, कोई 3D सरफेस है या कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसका हम लोग मास होगा उस बॉडी का,
मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है या कोई स्फीयर है या हेमिस्फीयर है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और मास होने के कारण उसका वॉल्यूम भी जनरेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास होने के कारण हम लोग उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं, क्योंकि उस बॉडी का पूरा वेट उस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अराउंड कंसंट्रेट किया जाता है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। बट अगर 2D फिगर की बात करेंगे, 3D फिगर में तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंज्यूम करते हैं, बट अगर 2D फिगर की बात करेंगे, जैसे कि सर्कुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, वहाँ पे लोग सेंट्रॉइड का नाम बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बोल के सेंट्रॉइड बोलते हैं। बट दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर एरिया कंसंट्रेट है किसी पॉइंट पे तो उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे, और अगर किसी बॉडी का वेट कंसंट्रेट है उस पॉइंट पे तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरा की पॉइंट, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। किसी भी एरिया का जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसका सेंट्रॉइड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटर पॉइंट ऑफ वेट और अपॉन वॉल्यूम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। वेट क्या होता है? किसी बॉडी का वेट जब उसके ग्रेविटी से कैलकुलेट हो, जब किसी बॉडी का मास अगर किसी उसके ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या 9.81 जो भी आप बोलते हो उससे कैलकुलेट होता है, उससे मल्टीप्लाई होता है, तो उसका वेट बोला जाता है। तो वेट और मास में डिफरेंस है। वेट जी मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जनरेट होता है, और जो मास होता है वो विदाउट ग्रेविटी कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि 10 kg आपका मास है, ठीक है। बट वही अगर बोल दिया जाए उसी का अगर हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो न्यूटन में आ जाता है, ठीक है। तो वो उसका बोला जाता है कि उसका वेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखना है कि अब तो हम लोग देख लिए कि हम लोग को पता चल गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बट ये 3D फिगर के लिए यूज़ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये 2D फिगर के लिए यूज़ होता है सेंट्रॉइड। ऐसे ही हम लोग के पास वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स हैं जिसके अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए जाते हैं कि उस मतलब उनका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है, तो वो हमको याद करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज़। सॉलिड बॉडीज़ मतलब जैसे सिलेंडर हो गया आपका, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, ये सभी क्या हैं? सॉलिड बॉडीज़ है, और इनका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, मैटर करता है। तो हर बॉडी का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमको याद रखने रहते हैं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका पेपर पहले पेपर जो आपको लिखने के लिए मिलता था उसमें इन सब के डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते थे कि कहाँ पे लाई कर रहा है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है। तो मैटर क्या करता है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सॉलिड बॉडीज़ हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई करता है। वो लाई करता है तो उसके किस पॉइंट पे किस रेफरेंस से अकॉर्डिंग लाई करता है, मतलब कि बेस के अकॉर्डिंग कहाँ लाई करता है। अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के एरिया, ये जो बेस होता है इस बेस से कितना ऊपर लाई करता है, ये सब मैटर करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो पहले तो इन सबको वॉल्यूम बताया गया है सभी का, जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है πr² होता है, स्फीयर का 4/3 πr³ होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ होता है, और कोन का 1/3 πr² होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस न्यूमेरिकल आता है ऑब्जेक्टिव में, बाई चांस क्या मे भी हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि छोटे न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं इसके, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम्स सभी के याद होने चाहिए हर सॉलिड बॉडीज़ के। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है। तो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके सेंटर पर लाई करता है। मान लीजिए इसकी हाइट h दी हुई है, तो इसके h/2 बेस से h/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी सिलेंडर की। नेक्स्ट है स्फीयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है उसके स्फीयर के डायमीटर के पे लाई करती है। मान लीजिए कि स्फीयर का जो डायमीटर है इसके मिड पॉइंट पे, मतलब उसके सेंटर पॉइंट पे लाई करती है। हेमिस्फीयर की भी कितनी कब से कहाँ पे लाई करती है, तो वो 3r/8 पे लाई करती है। ये 3r/8 इसके डायमीटर से कितने डिस्टेंस पे होता है? 3r/8। मान लीजिए कि ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो इसका जो ये डायमीटर है,
ये जो डायमीटर है इससे कितने डिस्टेंस पे 3r/8 डिस्टेंस पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। ठीक है, हेमिस्फेयर की कहाँ पे लाई करती है, इसके मिड पॉइंट समिट जो कि इसका होता है डायमीटर, वहाँ पे लाई करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर कोन की। राइट सर्कुलर कोन की कहाँ पे लाई करती है, तो उसके बेस से h/4 डिस्टेंस पे, ये इसका बेस है और यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे लाई कर रही है। तो बेस से h/4 डिस्टेंस पे लाई करती है। बट अगर ऊपर से बात करेंगे कि ऊपर से कहाँ से लाई करती है, तो ऊपर से आपको ईजी कैलकुलेट हो जाएगा कि 3h/4 डिस्टेंस पे लाई करती है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है सेंट्रॉयड ऑफ रेगुलर प्लेन फिगर्स। अब यहाँ पे हम लोग सेंट्रॉयड की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2D फिगर आ गया है। 2D फिगर जैसे रेक्टेंगल आ गया है, ट्रायंगल आ गया है, सर्किल आ गया है, ऐसे सेमी सर्कल आएगा, क्वार्टर सर्किल आएगा, ट्रेपेजियम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2D फिगर है तो यहाँ पे सेंट्रॉयड की बात करेंगे। होता दोनों का मतलब एक ही है, दोनों किसी एक पॉइंट के ही थ्रू कंसंट्रेट होते हैं। अब यहाँ पे इसका पूरा एरिया मान लिया जाता है कि इस पॉइंट के अराउंड उसका एरिया कंसंट्रेट है। सॉलिड बॉडीज़ में वहाँ पे उसका बॉडी वेट मान लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है 2D फिगर में हम लोग इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिए हैं। और जब थिकनेस नेग्लिजिबल है तो मास उसका कैलकुलेट हो नहीं सकता, और जब मास कैलकुलेट नहीं हो सकता तो वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर नहीं सकते। ठीक है, तो थिकनेस को नेग्लिजिबल मानने के कारण हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉयड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास नहीं आता, यहाँ पे एरिया मैटर करने लगता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सॉलिड बॉडीज़ थी वहाँ पे मास मैटर करता था, यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन जो होता है वो एरिया पे होता है। तो ऐसे ही हम लोग दिखाएं हैं कि जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर इसका ब्रेथ को b दे दिया गया है और लेंथ को b दे दिया गया है और हाइट को h दे दिया गया है, तो इसका एरिया ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, l इंटू बी होता है। तो लेंथ मेरा या ब्रेथ को ही मान लो b है या h है, ठीक है, जो भी आपको दिया हो एरिया आपको निकल जाता है। और ये जो x बार और y बार है, ये x बार जो y बार जो है ये सेंट्रॉयड की पोजीशन बता रहा है किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को हम लोग एक इक्वेशन बना के ये इसका पॉइंट जनरेट कर दिए हैं, मतलब ये ओरिजिन है इसका। और हमको बताना है कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड कहाँ पे लाई कर रहा है। तो मान लीजिए कि मानना क्या है कि जो रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके मिड पॉइंट पर लाई करता है। मतलब कि ये अगर लेंथ l है और ये b है, ठीक है, ये l है और ये अगर b है, तो इसका जो g की वैल्यू कैपिटल G सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड को कैपिटल G से दिखाते हैं, वो यहाँ पे लाई करता है। तो इस O से इसकी पोजीशन कितनी है G की, तो O से G की पोजीशन कितनी है, l/2 है। तो यहाँ पे x बार की जो वैल्यू आ जाती है वो l/2 आ जाती है क्योंकि इसके हाफ पे है। और अगर y एक्सिस पे देखना हो, y से इसकी पोजीशन कितनी है, तो y बार की जो वैल्यू आ जाती है वो b/2 आ जाएगी। तो x बार और y बार क्या है, ये सेंट्रॉयड की कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x बार y बार से दिखा रहे हैं। x बार से उस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है और उस ओरिजिन से g की डिस्टेंस कितनी है वो हम लोग को दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे b/2 ले लिया है, तो यहाँ पे x बार की वैल्यू b/2 आ गई है और h/2 इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू h/2 आ गई है। ओके, ऐसा ही सेम चीज़ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ओरिजिन से पहले तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस एल्टीट्यूड, ठीक है। अब ओरिजिन से इसकी पोजीशन कितनी है ट्रायंगल की, इसके g की वैल्यू कितनी है, तो g की वैल्यू इसके बेस से, ठीक है, बेस से, ये इसका बेस है, इसके बेस से h/3 डिस्टेंस पे होती है और ये हमेशा ऐसा ही रहती है, h/3 डिस्टेंस पे होती है। और इसके अगर वर्टेक्स से बात करेंगे ऊपर वाले पॉइंट से, तो ऊपर वाले पॉइंट से 2h/3 डिस्टेंस पे होती है, तो वहीं पे ये चीज़ 2h/3 दिखाया गया है, ये h/3 दिखाया गया है और ये 2h/3 दिखाया गया है। ओके, सर्किल की बात करेंगे तो एरिया आपको पता है πr² होता है और इसकी जो सेंट्रॉयड होता है वो इसके मिड पॉइंट पे होता है, मतलब कि उसके सेंटर पे होता है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ओरिजिन से अगर मान के चलेंगे तो ये r डिस्टेंस पे होती है। समझ आ रहा है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव इसी से बनेंगे। ये r नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल के बारे में। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है और इसकी जो x बार की वैल्यू होती है वो r होती है। देखिए ये x बार की वैल्यू r दिखा रहा है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है, ये g पे।
तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे आर होती है, बट इसकी वाई बार की जो वैल्यू होती है वो 4r/3π होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है 4r/3π, ठीक है, फ्रॉम डायमेट्रल एक्सेस। डायमेट्रल एक्सेस मतलब ये इसका डायमेट्रल एक्सेस है, ये डायमीटर है ना, ये डायमेट्रल एक्सेस है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं। तो क्वार्टर सर्कल मेरा कुछ इस प्रकार बना है। इसका डिस्टेंस दोनों साइड से 4r/3π ही होता है। तो एक्स बार पे भी 4r/3π होता है और वाई बार पे भी 4r/3π ही होता है। तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो यहाँ से भी 4r/3π और यहाँ से भी 4r/3π। नेक्स्ट ट्रेपेजियम है। भाई जल्दी जल्दी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ समझाना नहीं है। समझाने वाला अगर डेरिवेशन होता तो वहाँ पे समझा दिया जाता है, वहाँ समझा के डेराइव करके दिखाया जाता है। बट यहाँ पे आपको एकदम रट्टू टू टाइप का बनना है। आपको याद रखना है कि इसके एक्स बार की वैल्यू क्या है सर्कल के, या वाई बार की वैल्यू क्या है। तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो 2-3 चीज़ों की याद रखने की ज़रूरत है। जैसे एक क्वार्टर सर्कल का हो गया, सेमी सर्कल का हो गया और ट्रेपेजियम का, और सब आप लोग निकाल ले जाओगे क्योंकि ईजिली है, वो सब पता रहता है। तो मान लीजिए एक मेरे पास एक ट्रेपेजियम है जिसके 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक की लेंथ ए दी हुई है और दूसरे की लेंथ बी दी हुई है, ठीक है। इनका एरिया निकल जाता है a+b/h/2, ठीक है। हाफ उनके एरिया, उनके पैरेलल फोर्सेस का सम इनटू हाइट, और इसके एक्स बार की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी और वाई बार की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं इससे आए, लेकिन अगर हैं तो पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड मास। अगर किसी बॉडी का एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2D फिगर है जैसे कि जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, तो उनके एरिया के अकॉर्डिंग कैसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का मतलब उसके एक्स बार वाई बार मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो मैंने एक इर्रेगुलर फिगर ले लिया है। एक मेरे पास इर्रेगुलर फिगर है ये इस प्रकार, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। A1, इस पॉइंट का जो एरिया है वो A1 है, इस पॉइंट का एरिया A2 है, इस पॉइंट का एरिया A3 है, और इन सब की ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है, ठीक है, x2 है, x3 है, और ऐसा ही इनके ओरिजिन की डिस्टेंस y1, इस पॉइंट का y1 है, y2 है, y3 है। और जो मेरा मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेरा सेंट्रॉयड है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट पे x बार y बार से दिखाया गया है। तो हमको मेनली क्या करना है, x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग, जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि हर पॉइंट्स का जो हम लोग एरिया लिए हैं वो A1, A2, A3 के फॉर्म में लिए हैं। तो लेट A1, A2 एरिया आर द एज्यूम स्मॉल स्पेस कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड्स ऑफ दीज स्मॉल शेप आर x1, y1। अब इन सभी का जो इन सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स होगा x1, y1, A2 वाले का होगा x2, y2, A3 वाले का होगा x3, y3, क्योंकि इनकी डिस्टेंस x1, x2, ठीक है, x3 इस शेप में दी हुई है। तो इन सभी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्रकार होंगे, x1, y1, x2, y2, ये पॉइंट 1 के लिए, ये पॉइंट 2 के लिए, पॉइंट 3 के लिए, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल के आ गए। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ होल बॉडी इज अज्यूम टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस इज एक्स बार एंड वाई बार। अब ये जो एक्स बार और वाई बार है ये यहाँ पे कैपिटल में दिखाया गया है, एक्स बार वाई बार, ठीक है। ये एक्स बार वाई बार जो है ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, जो कि हम लोग माने हैं कि इस बॉडी का जो सेंट्रॉइड है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। अपने आप मान लिए कि इसका बॉडी जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम लोग एक्स बार वाई बार के फॉर्म में लिख दिए हैं। और टोटल एरिया जो है इस पूरे इरेगुलर सरफेस का वो हम लोग मान लिए कैपिटल ए के फॉर्म में, और कैपिटल ए इज इक्वल्स टू A1 + A2 + A3। जो भी पॉइंट्स हैं आपके, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन सभी का एरियाज़ जो हैं वो कैलकुलेट उसको लिखा दिए हैं। देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेने पे हम लोग को क्या मिलेगा वो दिखाया गया है कि अगर हम लोग को एक्स बार निकालना हुआ तो हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट जब भी लेते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पे तो फोर्स है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया है, ठीक है, तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो A1 इंटू x1 पहले पॉइंट के लिए, A2 x2 दूसरे पॉइंट के लिए, प्लस A3 x3 तीसरे पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट्स थे इसलिए हम लोग इतना लिए हैं, अपॉन टोटल ये एरिया। अब टोटल एरिया को A1 + A2 + A3 के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इससे हम लोग एक्स बार की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। एक्स बार की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे,
और वाई बार की भी वैल्यू से निकालेंगे। तो इसी को अगर हम लोग इसको कैपिटल ए को अगर हम लोग a1 प्लस a2 इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना a1 प्लस x1 प्लस a2 प्लस x2, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ax समेसन ऑफ ऑल दीज a1 x1 a2 x2 x3, इसको हम लोग सिग्मा ax में लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग आगे इंटीग्रेट अगर कर दें, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स। ठीक है, सभी को एक जगह सम अप कर लिए हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएट करना, तोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। तो जितने भी a1 x1 प्लस a2 x2 इन सबको इतना बड़ा न लिख के हम लोग एक छोटे में एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। उसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स अपॉन ए करके लिखा दिए और इसका इधर मल्टीप्लाई करके ये निकल गया, मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ऐसा ही वाई वाल के लिए भी आया है ए इंटू डी वाई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जब आते हैं तो वहाँ पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं उसके लिए बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर छोटे न्यूमेरिकल आते हैं तो भी आपको बता दिया जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसी की मदद से। अब इतना चीज़ अब मैथमेटिक्स है क्योंकि सम अप है, तो सम अप के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, तो सम अप यहाँ पे किया गया है, तो ये सिंपली मैथमेटिक्स है। बट वही चीज़ अगर हम लोग बेसिस ऑफ मास पे बात करते हैं, मतलब कि मेरे पास कोई 3D बॉडी आ जाती है। अब जैसे वहाँ पे एरिया लिए थे a1 a2, यहाँ पे मास आ जाएगा m1 m2 m3 करके, और उनका सबका डिस्टेंस x1 x2 x3 और y1 y2 y3। यहाँ पे इसका जो अब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा क्योंकि मास की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, उस मास इज़ कैपिटल M। इस पूरे बॉडी का जो मास है वो हम लोग कैपिटल M मान लिया, और कैपिटल M क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, वही चीज़ जो इससे पहले की वही चीज़ इसमें भी कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेट होगा। वहाँ a1 x1 था, यहाँ पे m1 x1 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एरिया था, यहाँ पे मास हो जाएगा। तो जो भी चीज़ करेंगे ये पूरा है, ये फॉर्मूला एक x बार के लिए आ गया और ये y बार के लिए लेकर आ गया। ठीक है, बस ये ध्यान देना कि अगर कोई सरफेस है या कोई 2D सरफेस है तो वहाँ पे सेंट्रॉइड की बात होती है, मतलब वहाँ पे उसके एरिया की बात होती है। बट अगर कोई 3D सरफेस है जहाँ पे उस बॉडी का कोई वेट है या उस बॉडी का कोई मास है, तो वहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग ओरिजिन से उसके कोऑर्डिनेट्स, हर पॉइंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर रहे थे x1 x2 x3। ऐसे ही हम लोग जब भी हम लोग कोई क्या कहते हैं सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने वाला रहता है, तो हमको कोई एक्सिस लेना पड़ता है जिस एक्सिस से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज डन अबाउट एनी एक्सिस। दिस एक्सिस पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यूजली द बेस और लोएस्ट लाइन इज कॉल्ड एक्सेस एक्सिस फॉर फाइंडिंग वाई बार। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्या सबसे फिगर सिलेंडर था। ठीक है, अब इस सिलेंडर को हमने मान लिया कि ये मेरा वाई बार था, ये मेरा एक्स बार था। ठीक है, तो वाई बार और एक्स बार से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करती है, तो कोई भी रेफरेंस, जो भी हम लोग रेफरेंस एक्सिस लेंगे, उस रेफरेंस एक्सिस से ही उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस नापना रहता है। तो जिस एक्सिस या जिस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस नापते हैं, या एक्स बार या वाई बार की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी को उसका रेफरेंस एक्सिस बोला जाता है। समझ आ रहा है? तो जैसे हम लोग मोमेंट लेते थे, तो किसी पॉइंट के बाद मोमेंट लेते थे, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते थे, जिस भी पॉइंट के बाद मोमेंट लेते थे उसको हम लोग उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते थे कि उस पॉइंट के अबाउट हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब भी हम लोग एक्स बार या वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उसी को उसका रेफरेंस एक्सिस बोला जाता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है कैसे हम लोग किसी सिमेट्रिकल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। सिमेट्रिकल सेक्शन मतलब कि एक ऐसा सेक्शन किसी भी फिगर का या किसी भी, जैसे यहाँ पे टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन को अगर हम लोग वर्टिकली वाई वाई एक्सिस के अबाउट काटते हैं तो दोनों साइड इसका मिरर इमेज मिलेगा। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं इसका सिमेट्रिकल सेक्शन। तो जब भी कोई भी सेक्शन का हम लोग को सिमेट्रिकल फिगर मिलता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर वो सिमेट्रिकल फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, देखिए जैसे यहाँ पे ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जब भी कोई भी फिगर ऐसा मिले जो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कि वहाँ पे एक्स बार की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को जो मेनली कैलकुलेट करना है वो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो मेरा प्राइम मोटिव है। अगर कोई भी फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार की वैल्यू डायरेक्टली 0 कर सकते हैं हम लोग, और वहाँ पे सिर्फ हमको वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये ईजी हो जाता है। अब हमको पहले क्या करते थे, एक्स बार की वैल्यू निकालो फिर वाई बार की वैल्यू निकालो, बट अगर हमको पता है कि वो फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमको डायरेक्ट वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इफ़ द बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस देन एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और सेंटर ऑफ बॉडी विल बी 0। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, हम लोग को सिर्फ वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, कोई भी बॉडी अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है देन इसके वाई बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पे है ये सी सेक्शन है, सी सेक्शन को देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब इसको अगर 20 से काटते हैं तो इसकी एक दूसरे की तरफ मिरर इमेज आएगी। तो यहाँ पे जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसकी वाई बार की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपको सिर्फ एक्स बार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर जितने भी थे, सिमेट्रिकल फिगर को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिकल है। कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि ये फिगर इस सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिकल है या ऐसे सिमेट्रिकल है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है कि नहीं, और जब सिमेट्रिकल बन रहा होगा तो दोनों में से कोई एक अप्लाई कीजिए। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो वाई बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। और आपको बताया गया कि एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स बार क्या है, सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन मतलब ये देखिए एल सेक्शन। अब ये एल सेक्शन जो है ये ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसे बोलते हैं ये अनसिमेट्रिकल फिगर है, ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो इसके निकालने के लिए हम लोग इससे पहले जो लाइव क्लास में बताया गया था, इसका न्यूमेरिकल करके एक दिखाया भी गया था कि हम इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं, एक ये रेक्टेंगल सेक्शन बन के आएगा और एक ये रेक्टेंगल सेक्शन बन के आएगा। अब कोई एक रेफरेंस एक्सिस लेके हम लोग मान लीजिए कि हम ये रेफरेंस एक्सिस यही ले लिए, ये वाला, तो रेफरेंस एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा इस वाले रेक्टेंगल का, तो इसका डिस्टेंस अगर ये b दिया है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो इसकी इस वाले रेक्टेंगल की एक्स बार की वैल्यू जो हो जाएगी वो b/2 हो जाएगी। ठीक है, वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बार की वैल्यू एक्स बार की वैल्यू तो 0 हो गई, वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि ये देख रहे हो, ये अगर इस फिगर को हम लोग रेक्टेंगल ऐसे बनाएं तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आ रहा है, तो एक्स बार की तो वैल्यू निकाल ली हम लोग, बट ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ें कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, वाई बार की वैल्यू 0 होती है, तो वाई बार की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो इस वाले रेक्टेंगल का हम लोग निकाल लिया, अब सेम इस वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे, इस वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे तो ऐसे इसका भी निकालेंगे। यहाँ पे भी आएगा ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट, ये जो रेक्टेंगल आएगा ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आ जाएगा, तो वहाँ पे एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई बार की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का एक्स बार वाई बार निकाल के इस वाले फॉर्मूले पे पुट कर देना है। इसका एरिया पता है आपको, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का पता है, इसके x1 की वैल्यू, मतलब सॉरी ये एक्स बार लिख रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इस रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक्स बार इसलिए लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 लिख दिया है, ये से x1 ही लिख लो। ठीक है, तो इसका एरिया इंटू x1 कितना है b/2 प्लस इसका एरिया इंटू x/2, इसका x2 कितना है 0, तो 0 ही रहेगा। ऐसे इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, और जब इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो इस पूरे L सेक्शन की, ये पूरे L सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आएगी, जिसे हम लोग कैपिटल X बार और कैपिटल Y बार में दिखाएं। तो ये जो मिली x1 y1 है ना, ये हम x बार y बार लिख दिए हैं। इस रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन का ये x बार स्मॉल x बार लिख लो, स्मॉल x बार स्मॉल y बार है, या x बार y1 बार है, और इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये है x2 बार और y2 बार। तो यहीं पे ये चीज़ x1 और y1 के फॉर्म में लिख दिया है। तो जब भी हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो अब ये पूरे L सेक्शन का ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे आपको, या तो अलग अलग फिगर, जैसे ये एल सेक्शन था, एल सेक्शन में इसको आप लोग को 2 भाग में डिवाइड कर लिया, एक रेक्टेंगल ये बन के आएगा, एक रेक्टेंगल ये बन, दोनों का अलग अलग एक्स बार की वैल्यू वाई बार की वैल्यू निकाल के हमको वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी, हम लोग पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आ गया। बट एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे हम लोग को रिमूव सेक्शन निकालना पड़ता है, जैसे ये हो गया, वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो ये है, और इस पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है। अब बोला है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे, रेफरेंस एक्सिस ले लिए, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा वो निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, तो इस जो शेडेड पोर्शन आया है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आएगा। तो 2 तरह के फिगर बन के आएंगे, एक में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितने भी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ निकालने के लिए जितने भी इसके A1 X1 है उन सबको ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर शेडेड पोर्शन का निकाला गया तो निगेटिव माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए इससे पहले क्या होता है, हम लोग जो एल सेक्शन का निकाले थे A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस A2 कर रहे थे, ठीक है, तब ये जाके एक्स बार की वैल्यू निकल रही थी। बट यहाँ पे रिमूव सेक्शन है, रिमूव सेक्शन मतलब हमको इसको निकालना है, तो इस सेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन को रिमूव करने के लिए मतलब बड़े वाले में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो बड़े वाले का अगर X1 Y1 के फॉर्म में आ रहा है तो छोटे वाले को घटाना पड़ेगा, तो इससे इसका रिमूव सेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको बता दी जा रही हैं। अब ये क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के देख लीजिए, जो भी इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लीजिए, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। आपको बड़े वाले का पता है कि इसके हाफ पे रहता है, छोटे वाले का सेमी सर्कल का पता है कि इसके कहाँ पे रहता है, एक्स बार पे आर पे रहता है, उस पर 4r/3π पे रहता है। तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी तभी आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको एक्स बार हर फिगर के लिए आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कि कहाँ पे लाई कर रही है। जब वो पता रहेगी तो वैल्यू फॉर्मूले पे पुट करना इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम लोग जो अभी आज पढ़ा है ये सब चीज़ें जो पढ़ी हैं इसका न्यूमेरिकल पे कैसे यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे इसका न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है। और अगर आप लोग एग्जांपल देख ले सकते हो तो एग्जांपल भी देख कर आइएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम लोग लाएंगे या लाइव क्लास में जब भी आएंगे तो एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल करके अलग अलग जो भी 2 टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे हैं, एक में सम अप करना है, एक में वो रिमूव करना है, तो दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल लेके उसको आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे इसका इन सभी फॉर्मूलेस का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अभी तक ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग आएंगे तो न्यूमेरिकल सेक्शन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और अपना डिवीज़न जो भी पुराने वीडियोस हैं यूट्यूब पे चैनल पे रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब एक सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो सभी आपको बाय डेट जिस डेट में वो वीडियो अपलोड किया गया है या जिस डेट में हम लोगों ने लाइव क्लासेस ली हैं उन सभी को सीरियल वाइज में मिल जाएगा। तो अपना डिवीज़न भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम पता ही है कि एग्ज़ाम की डेट में भी आ गई है या आने वाली है। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है। तो टाइम कम है और रिवीजन स्टार्ट कीजिए, और जो भी आ रहे हैं नए वीडियोस उन सबको देखिए और खुद को सेल्फ मोटिवेट करके सब तैयारी कीजिए, सब अच्छा होगा, डरने की बात नहीं है। ओके, टिल देन गुड बाय।